शिक्षा केवल एक मज़दूरी के उद्देश्य से ली जा रही है। बेरोजगारी की जो दर आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, उतने रोजगार सरकार नहीं दे सकती। हमारी शिक्षा नीति जॉब ओरिएंटेड है ही नहीं। प्राइवेट स्कूल में जाना, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाना ताकि जो वो सपने देख पाए वो पूरे नहीं हुए जो अपने बच्चे पूरे कर सकते हैं उसके। हमारी पीढ़ी ने संस्कार देखे। क्या हमारी हिंदी भाषा में इतनी अभद्र भाषा हो सकती है? आज कविता स्टेज से गायब हो गई है। जब भी अब्यूज और गलत भाषा का प्रयोग हो रहा है तो सबसे पहले माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। माँ शब्द से गाली शुरू होती है। जेलें भरी हुई है, जेलों में नौजवान बैठे। अगर दे सकते हो तो माँ को सम्मान दो। लेकिन उस छोटी उम्र में बच्चा रिलेशन के बारे में समझता नहीं है। एक लड़की है, वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे शादी करूंगा। दुनिया में अगर ताने सुन रहा है, घर पे आकर भी वो ताने सुनता है तो उस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर घर वाले चाहे, माता पिता चाहे तो बहुत कुछ बदल सकते हैं छोटी उम्र से। उनको यही कहा गया है कि इंडियन कल्चर को खत्म कर दिया। सुसाइड करना ये जिंदगी का मकसद नहीं है, ये जिंदगी का हल नहीं है। आपकी सबसे प्रसिद्ध लाइनें जो आज के युवाओं को प्रेरित कर सकती है। प्रधानमंत्री जी की उस पुस्तक का मैंने राजस्थानी में अनुवाद किया। नमस्कार दोस्तों, आज आप आरएमएस के हिंदी एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। और अगर आप साहित्य प्रेमी हैं या आज की शिक्षा नीति में उलझे हुए हैं, आज के इस दुनिया में आप किसी चीज में व्यस्त है और आपको अपने कल्चर, अपने संस्कृति और उसके बारे में आपको अगर थोड़ा भी ज्ञान नहीं है तो आपके लिए ये शो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हमारे इस शो में आज के मुख्य अतिथि राजस्थानी साहित्य अकादमी, बाल साहित्य अकादमी और हिंदी साहित्य अकादमी के बड़े बड़े पुरस्कारधारी और स्टेट अवार्ड 2 बार इन्हें मिल चुके हैं और पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं, डॉक्टर बंशीधर तात्या जी। स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज का समय और पुराना समय बहुत अलग हो चुका है। आपने उस समय शिक्षा ली थी, जिस समय शायद शिक्षा लेना एक ज्ञान अर्जन करना होता था, लेकिन आज शिक्षा केवल एक मजदूरी के उद्देश्य से ली जा रही है। क्या लगता है आपको सर? देखिए, वो समय अलग था। उस समय शिक्षा जो थी वो गुरु से केंद्रित थी। हाँ। उस समय में गुरु सेंटर में हुआ करता था। स्टूडेंट, गार्जियन, स्कूल, इंस्टीट्यूशन ये उसके चारों तरफ रहते थे। हम्म, और उस समय व्यवहार का एजुकेशन दिया जाता था, हम्म, अभी सिद्धांत का एजुकेशन दिया जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो एजुकेशन लिया, उस समय गुरु जो दिया करते थे हाँ, वो ज्ञान गुरु लोगों ने हमें दिया। हम्म, और वो ज्ञान प्रैक्टिकल था, केवल सिद्धांत की बात उस समय नहीं होती थी। और जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं है तब तक इस संसार में आप व्यवहार नहीं कर सकते। अगर आपको संसार में जुड़ना है, व्यवहार करना है, तो एजुकेशन वो है जो आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट करे। केवल आप एमए पास हो गए, बीए पास हो गए, इससे कोई तात्पर्य नहीं है। हम्म, आप में अपनी संस्कृति कितनी है, आप अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, बड़े लोगों के प्रति, आम आदमी के प्रति कितने व्यवहार कुशल हैं, कितने जिम्मेवार हैं, हम्म, ये चीजें जो है वो एजुकेशन में सिखाई जाती थी। भगवान श्री राम राजकुमार थे, हम्म, फिर भी उन्हें गुरु के आश्रम में जाना पड़ा ताकि उनका जो राजकुमार वाला पद है वो न रह करके शिष्य का पद वो धारण करें। हम्म, और वहां रह करके गुरु के आश्रम में श्रमदान करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। और काम के साथ में विद्या का अर्जन होता था। जहां शास्त्र और शस्त्र दोनों चलाने की विधाएं गुरु सिखाते थे। अब आजकल केवल शास्त्र पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि शास्त्र और शस्त्र अब वर्तमान की बहुत बड़ी जरूरत हो गई। हम्म। इसलिए हम लोगों ने जो अर्जन किया वो ज्यादा व्यवहारिक था और जीवन से बहुत नजदीक साथ जुड़ा हुआ था।
अब अगर आप आज की एजुकेशन की बात करें, तो आज की एजुकेशन जो है वो आपको नॉलेज देती है, हम्म। और नॉलेज तो आपका मोबाइल फोन दे रहा है। या। मोबाइल, दुनिया भर की चीजें मोबाइल में एक क्लिक पर आपको मिल जाती है। तो अब हमें बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को सिखाना है। जी सर। और जो बच्चा सीखेगा वो बच्चा आगे बढ़ेगा। जी तो सर। एजुकेशन का मूल उद्देश्य बदल गया है। जैसे जैसे समय बदला, जी सर। गुरु गौण होता गया, हम्म। और चाइल्ड जो था, बच्चा जो था, हम्म। वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया। बच्चा महत्वपूर्ण हो गया। हम्म। बच्चा जो पढ़ रहा है, बच्चा जो पढ़ना चाहता है, हमारा ध्यान उस पर हुआ। हम्म। लेकिन कुछ समय के बाद में ये भी गौण हो गया, और अभी गार्जियन ओरिएंटेड एजुकेशन हो गई है। गुरु क्या चाहता है, बच्चा क्या चाहता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम्म। बच्चे की कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता है, इसको नहीं देखा जाता है। हम्म। गार्जियन ये चाहते हैं कि उनका बच्चा आईआईटीएन हो, उनका बच्चा डॉक्टर बने, उनका बच्चा इंजीनियर बने, हम्म। और वो विदेशों में जाए और एक अच्छा पैकेज ले। देखिए, अब गार्जियन पर डिपेंड हो गया है। जी सर। और आप देखते हो कि कोटा में, कोटा जो एजुकेशन का हब है, एक हब है कोटा का, जहाँ 10-10 हजार विद्यार्थी आईआईटी के लिए, नीट के लिए, कितना प्रेशर है। बहुत ज्यादा। ये प्रेशर इसलिए है कि माँ बाप ने उन पर एक प्रेशर बना रखा है, एक फोकस बना रखा है, तुम्हें आईआईटी निकालनी है, तुम्हें नीट एग्जाम निकालना है। हम्म। बच्चे की कैपेसिटी उतनी है या नहीं है, हम्म। क्योंकि ये बताने वाला गुरु है, और गुरु को तो आपने गौण कर दिया। बिल्कुल। और जहां एजुकेशन में गुरु गौण होगा, जब चाणक्य नहीं होगा तो चंद्रगुप्त नहीं होगा। चंद्रगुप्त नहीं है। इसलिए चंद्रगुप्त अगर आपको बनाना है, तो चाणक्य जैसे गुरु बहुत जरूरी है। जी सर। तो अभी एजुकेशन में चेंज ये आया है कि रोजगार परक एजुकेशन चाहिए। हम्म। हर माँ बाप, हर युवा हम्म। नौकरी चाहता है। मजदूरी का उद्देश्य। ठीक है, रोजगार चाहता है, मजदूरी शब्द अलग है। हम्म। लेकिन हर युवा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नौकरी चाहता है। वो अपने खेतों में अनार क्यों नहीं पैदा करता, अंगूर क्यों नहीं पैदा करता, बिल्कुल। खजूर क्यों नहीं पैदा करता, जो 2,000 रुपए किलो हम्म। बिकती है। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। युवा पीढ़ी अब एग्रीकल्चर में जाने लगी है। हम्म। और सुखद ये है कि अब एग्रीकल्चर कॉलेजेस भी खुलने लगे हैं। जी सर। क्योंकि ये मुल्क, जैसा आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि ये मुल्क कृषि प्रधान है। तो कृषि को आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, स्कूलों में अगर एग्रीकल्चर की एजुकेशन नहीं है, तो बच्चा कैसे इसको देखेगा। इसलिए माँ बाप के काम तक एग्रीकल्चर चला, बच्चों ने एजुकेशन ले ली। इसलिए न वो माँ बाप के साथ रहे, और न एजुकेशन उन्हें रोजगार दिला सकी। क्योंकि बेरोजगारी की जो दर आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, उतने रोजगार सरकार नहीं दे सकती। तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा, जैसे आप विदेशों में देखें, जी सर। जापान में देखें, तो वहां जब एजुकेशन दी जाती है तो 5 साल, यानी चौथी पांचवी तक बच्चे को, अच्छा, शुरू में बच्चों को केवल खेल खिलाए जाते हैं, जी सर। गेम, और गेम्स के साथ में उनको सिखाया जाता है। हम्म। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ जैसे ही बच्चा स्कूल में हो गया, मैं सरकारी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ, तो वो सीधा उसके साथ 5-7 किताबें आ गई। जी सर। उसे या बस नहीं आता, वैसे भी एबीसीडी नहीं आती, और आपने इतना भारी बस्ता उसे दे दिया। बच्चे का वजन जितना नहीं है, उतना वजन बच्चे के बस्ते में है। आप बच्चे का बचपन छीन रहे हैं। इस बचपन को कौन बचाएगा? एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। हम्म। ये हमें, गुरुजनों को, गार्जियंस को, हमारे नेताओं को, एजुकेशन पॉलिसी बनाने वालों को हम्म। इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ हम पेपरलेस कर रहे हैं,
प्रधानमंत्री जी पेपरलेस की बात कर रहे हैं, ऑफिसेज को पेपरलेस किया जा रहा है, तो बच्चों को पेपरलेस एजुकेशन से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? ये भारी बस्ते आप अगर देखें तो बच्चा उठा नहीं सकता। बच्चे का वजन है 5 किलो, 7 किलो, बस्ता है 8 किलो, 10 किलो। आपने देखा होगा, बच्चों को झूलते हुए देखा होगा। कौन इन बच्चों के इस दर्द को समझेगा, इस बस्ते को कम करेगा? ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है, सोचने की बात है। एजुकेशन पॉलिसीज में ये होना चाहिए। जब मैकाले देश आजाद हुआ तो मैकाले एजुकेशन आई, और उस एजुकेशन का उद्देश्य केवल था बाबू बनाना। अंग्रेजों के लिए केवल एलडीसी तैयार करना था, तो एलडीसी तो तैयार हो गई। अंग्रेज तो देशभक्तों, राजनेताओं के बलिदान के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत आज भी नहीं गई। आप कहीं पर भी जाएं, अगर आपको अंग्रेजी में 2 लाइनें बोलनी आ गई तो आप हिंदी नहीं बोलेंगे, आप राजस्थानी नहीं बोलेंगे। आपको लगता है कि हिंदी बोलने से हमारी जो मदर टंग है राजस्थानी, ये बोलने से हम हल्के हो जाएंगे, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। जबकि आप दूसरे देशों में देखिए ना, जहां इंग्लिश है ही नहीं, वे सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता, ये सभी लोग अपनी मातृभाषा उसमें शपथ लेते हैं, उसमें बात करते हैं। आप जब चुनाव में आते हैं तब तो राजस्थानी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, और संसद में जाते ही अंग्रेजी शुरू हो जाती है। इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है जो हिंदी की रोटी खा रही है, और जब भी इंटरव्यूज होते हैं, आप जैसे लोग जब इंटरव्यू लेते हैं, तो वो अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं, जबकि पूरी इंडस्ट्री जिसमें लाखों लोग जुड़े हैं हिंदी की रोटी खा रहे हैं। आप आंचलिक भाषाओं पर बनने वाली फिल्मों को देखिए, वहां आंचलिक फिल्में बनती है। हमारी अपनी राजस्थानी को देख लीजिए कि 9 करोड़ लोग राजस्थानी बोलने वाले हैं देश में और विदेश में, लेकिन फिर भी सरकार न तो उसे मान्यता दे रही है, न राज्य सरकार, न केंद्र सरकार। कितना बड़ा दुखद मामला है। जबकि अभी जो न्यू पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी, भारत सरकार ने जो भी नई एजुकेशन पॉलिसी दी है, उसमें ये कहा गया है कि बिगनिंग में बच्चों को आप वहीं की लैंग्वेज में पढ़ाइए, तो वहाँ की बोली। तो हमारी बोली जो है, इसको मैं मारवाड़ी कहता हूँ, राजस्थानी कहता हूँ, जैसे तमिल है, पंजाबी है, गुजराती है। तो जहां जहां भी आपका स्टेट है, वहां की भाषा जो बोली है, जो आपकी भाषा है, उसमें पढ़ाइए स्थानीय भाषा में, ताकि बच्चा वहां के कल्चर से जुड़ सके। तो एजुकेशन में बहुत अंतर आया है, और लोगों की सोच में अंतर आया है। और सोच में अंतर ये आया है कि लोगों को लगना शुरू हो गया कि अब एजुकेशन से नौकरियां नहीं मिलेगी, इसलिए वो दूसरे हथकंडे अपनाते हैं। और आपने देखा होगा कई बार पेपर लीक हो जाते हैं, इतनी सारी सावधानियों के बावजूद भी कुछ लोग अपने स्वार्थ साधने के लिए, और जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए वे लोग चाल चलते हैं, चीटिंग करवाते हैं, नकल करवाते हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी अभी लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों को जेल भेजा जा रहा है। देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि अब ये न केन प्रकार नौकरी पाने का एक सिस्टम बन रहा है, क्योंकि सब लोगों का रुझान नौकरी की ओर है। जबकि मैं एजुकेशन में रहा हूँ, मैंने पहली क्लास पढ़ाई है और एमकॉम तक पढ़ाया है, पीजी पढ़ाई है, डॉक्टरेट के लिए कई लोगों को डॉक्टरेट करवाई है, सारा पढ़ाया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो पढ़ा है वो जिंदगी में कहीं काम आता ही नहीं, क्योंकि हमारे कोर्सेज, हमारी शिक्षा नीति जॉब ओरिएंटेड है ही नहीं। जबकि दूसरे कई ऐसे देश हैं, आप चाइना को देखिए, वहां का बच्चा जब भी निकलेगा जॉब लेकर के निकलेगा, लेकिन यहाँ का बच्चा जब भी एजुकेशन लेकर निकलेगा बेरोजगार निकलेगा।
क्योंकि हमने एजुकेशन के साथ जॉब को जोड़ा नहीं। सर ऐसा भी हो सकता है कि आज के जो माता पेरेंट्स है, माता पिता है, वो अपने अधूरे सपने शायद अपने बच्चों पे थोप देते हैं। जिससे आपने अभी कहा पहली कक्षा से उस पे वस्तुओं का बोझ आ जाता है। जी। तो शायद उसी का वो कारण हो सकता है, प्राइवेट स्कूल में जाना, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाना, ताकि जो वो सपने देख पाए वो पूरे नहीं हुए जो अपने बच्चे पूरे कर सकते हैं उसके। उसी कारण बच्चे का वो बचपन छीना जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सपने, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा हम्म, कि सपने देखिए, सोते हुए नहीं, जागते। जागते हुए देखिए। और जब आप जागेंगे तो आप लगेगा आप अपने सपने पूरे करने के लिए बच्चों को टूल बना रहे हैं। हम्म, बच्चों में कितनी कैपेसिटी है, कितनी योग्यता है, वे ऐसा कर पाएंगे कि नहीं। मेरा मानना यह है कि अगर बच्चा अच्छा खेलता है तो उसे अच्छा खिलाड़ी बनाइए। हम्म, बनाइए ना, उसे तेंदुलकर बनाइए ना, आपको कौन मना करता है। हम्म, दीजिए वैसी सुविधा है। अगर अच्छा बच्चा, बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छा गाता है, हम्म, उसे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर बनाइए ना। हम्म, कौन आपको मना कर रहा है। अगर अच्छा डांस करता है तो गोपी किशन बनाइए ना। कौन मना करता है। मेरा मतलब ये है कि जो, देखिए, बाहर के जो जापान वगैरह में, वहां पांचवी के बाद में बच्चे की रुचि जानी जाती है हम्म, कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। हम्म, और जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है उसे उस फील्ड में भेज दिया जाता है। हम्म, आप अगर अच्छा बोलते हैं, एंकर बन जाइए ना। हम्म, बन जाइए सुधीर चौधरी। हम्म, बहुत बड़े एंकर बन जाइए आप। और आज तक पर अपनी बात करिए ना, आपको कौन मना कर रहा है। आपने इस छोटी सी उम्र में, हम्म, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नौकरी की तलाश न करके आपने इधर इधर एक कदम रखा है। तो इसमें भी बहुत सारी संभावनाएं, संभावनाएं हर क्षेत्र में है। अगर आपको अच्छा लिखना आता है तो मुंशी प्रेमचंद बन जाइए ना। ठीक है। कौन मना करता है आपको कि मत लिखिएगा। अगर आपको अच्छा, अच्छी, अगर आपके पास में संगीत है हम्म, तो ए आर रहमान बन जाइए, शंकर जैक्सन बन जाइए। ऐसे कई हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, खयाम साहब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर, हम्म, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे म्यूजिक डायरेक्टर बन जाइए ना। हम्म, आपको कौन मना कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें पड़ी है। हम्म, और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम्म, ये वही स्किल डेवलपमेंट है कि जो जैसी योग्यता रखता है, क्योंकि परमात्मा ने हर बच्चे में कोई न कोई योग्यता भरी है। हम्म, आप उसकी योग्यता को बाहर निकालिए और स्किल बना करके उसे आगे मैदान में छोड़ दीजिए। देखिए, जिनके हाथ नहीं, जिनके पैर नहीं, अगर वो तीरंदाजी में, अगर वो रेस में, दौड़ने में, चैनल पार करने में, और अभी अभी आप देखिए कि इतना बड़ा स्पेस परी स्पेस में रह करके आ गई सुनीता विलियम्स। सुनीता जी। तो ये कोई कम है क्या। आप चले जाइए ना। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आप बहादुर हैं और किसी बेस्ट से बेस्ट काम में जाना चाहते हैं, हम्म, तो देश की सेवा में चले जाइए। पूरा देश, मेरे देश की आर्मी को, पुलिस को, मिलिट्री को सैल्यूट करता है उनके काम को। हम्म, तो चले जाइए ना। देशभक्ति का जज्बा जगाइए, देशभक्ति की सेवा करिए, देश की सेवा करिए। अगर उन लोगों ने, शहीद भगत सिंह ने, आजाद ने अगर देश की सेवा नहीं की होती, प्राण नहीं दिए हुए होते। हम्म, मैं अभी उधम सिंह को पढ़ रहा था, हम्म, जिन्होंने डायर को मारा था। हम्म, जलियांवाला बाग आपको याद होगा। उन्हीं के घर में जा। तो जलियांवाला बाग का हुक्म, इस बहुत बड़े हत्याकांड का हुक्म डायर ने दिया था। और उनके घर में जाकर के उधम सिंह ने मारा था। उस पे एक मूवी भी बनी है। मूवी भी बनी है। तो क्यों नहीं इस तरह से देशभक्ति के रास्ते को चुना जाए। हम्म, तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे युवाओं को, माता पिता को सोचना चाहिए। सर ये शिक्षा बदलती है, समय बदलता है, सब कुछ बदलता है। अंग्रेजियत आपने बोला, अंग्रेजियत आ गई है।
मुझे लगता है अंग्रेजियत के साथ साथ पश्चिमी देशों की कल्चर है वो हमारे देश में आ चुके हैं, आए भी नहीं है, शायद वो ट्रेंड भी कर रहे हैं। और तो उस कल्चर के साथ शिक्षा किस तरह से बदल रही है, शिक्षा के साथ कल्चर किस तरह से बदल रहा है, आज का मॉडर्न और बोल्ड कल्चर है। जब बच्चों को कहा जाता है तो बच्चे कहते हैं कि आपने आपके जमाने में क्या देखा था, आपके जमाने में शायद ये चीजें थी। आई थिंक वो चीजें उस समय थी, लेकिन वो यहाँ नहीं आई हुई थी क्योंकि उस समय हमारी संस्कृति पीक पॉइंट पे थी। लेकिन जब संस्कृति रिप्लेस हुई, उसी के साथ सब कुछ रिप्लेस हो रहा है। आज का इंटरनेट, आज का जो डिजिटल युग है, वो शायद उस सोचने की क्षमता को लोगों को लगता है तेज कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम कर रहा है, बहुत धीमा कर रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो मॉडर्न कल्चर है, जो डिजिटल समय के साथ बदल रहा है, बच्चों में आया है जो कल्चर। आप इस नंगेपन को, हम्म। फूहड़पन को क्या एडवांसमेंट कहते हैं? ये कोई नवीनता है क्या? हम्म। ये कोई बहुत बड़ी बात आप है जिसको अपन कह रहे हैं? हम्म। जब आपका 1 जनवरी का नया साल लगता है, हम्म। तो 31 दिसंबर को जो डांस और डीजे और चीयर्स और उसके बाद में फिर बेहोशी में गिरे पड़े रहना, क्या ये नया वर्ष है? क्या ये हमारी संस्कृति है? देखिए, लोगों का आना और जाना जब होगा तो संस्कृतियां भी उनके साथ में आती रहेगी, जाती रहेगी। हम्म। हमारी पीढ़ी ने संस्कार देखे हैं। हम्म। हमारी पीढ़ी पर हमारे बुजुर्गों का, हमारे संस्कारों का एक बहुत बड़ा आभामंडल था, हम्म। एक प्रभाव था। लेकिन वर्तमान पीढ़ी ने, और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि ये जो अपने आप को मॉडर्न साबित करने का एक जो टाइम आ गया है, ठीक है साहब भाई, एक साइड से बाल कटवा दिए, दूसरी से कटवा दिए, बीच में खड़े करवा दिए, क्या शो कर रहे हो आप? अच्छा, डीजे, डीजे का उपयोग कीजिए, नाचिए, गाइए, ये जीवन के जीवन से जुड़े बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कौन सा डांस? ये जो नंगापन दिनों दिन फिल्में हमारी जो नंगापन परोस रही है, और हम लोग उसके पीछे जो चल रहे हैं, शादियों में बजने वाले गाने, कहाँ गए हमारे अपने ट्रेडिशनल गाने? सारे के सारे ट्रेडिशनल गाने धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, और उसकी जगह पर वे भोंडे, और जिन शब्दों का बेतुका अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है, वे गाने जब शादियों में बजेंगे और शादियों में जब नंगापन आने लगेगा, तो इसे आप न तो फैशन का है, न एडवांसमेंट का है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये उन लोगों के समझ का दिवालियापन है, क्योंकि आप अमेरिका में नहीं है, आप हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान की पहचान अपनी कला और संस्कृति और साहित्य से होती है, जिस पर हमें गर्व है। ये कला, संस्कृति और भाषा, जिससे हमारी सदियों से पूरे विश्व में पहचान बनी है। तो लेकिन अभी एक इस इंटरनेट के जो आज का समय चल रहा है, उसमें ओपन मिक कॉन्सर्ट और स्टैंड अप कॉमेडी चलती है। इसमें काफी शोज होते हैं, उसके एडवांस टिकटें बुक होती है, लोग पैसे देके उसमें जाते हैं। और एक सेलेब आता है और वो हिंदी भाषा का प्रयोग करता है, शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन उसमें इतनी अब्यूज लैंग्वेज यूज करता है, इतने अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, फिर भी लोग वहां तालियां बजाते हैं, वहां क्लैपिंग करते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं। अभी एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, शायद जी। आपने सुना हो, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा उस कंट्रोवर्सी का। वो काफी ट्रेंड में चली थी कंट्रोवर्सी। हम्म। उसमें भी अपने माता पिता और अपने जो संस्कार है उनके बारे में हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, जिसमें भी बहुत गंदे तरीके से उनको बताया गया था। क्या हमारी हिंदी भाषा में इतनी अभद्र भाषा हो सकती है? देखिए, अभी जो आपने कहा है ना, हम्म। चेंज आना चाहिए, चेंज होना चाहिए, हम्म। क्योंकि जीवन का मकसद ही चेंज है, बदलाव। बदलाव। हम्म। और बदलाव नहीं आएगा तो आप स्थिर हो जाएंगे, और जब स्थिरता आ जाती है तो फिर आगे की उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। हम्म। इसलिए बदलाव आना चाहिए। हम्म। अब जो आप स्टेजेस की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहूं कि जब कवि स्टेज पर जाते थे, हम्म। तो सुनने वाले कविता सुनकर घर जाते थे, हम्म। और बरसों बरसों तक उन चीजों को याद रखते थे। हाँ। लेकिन आज, हम्म। आज कविता स्टेज से गायब हो गई है।
और फूहड़ चुटकुले, लतीफेबाजियां और दुई अर्थी संवाद स्टेजेस पर ला करके लोगों से तालियां बटोर ली जाती है और उसके साथ में वो अपना पैसा लेकर के अपनी क्रेडिट बढ़ा करके चले जाते हैं। अभी ये चल रहा है जैसा आप अभी कह रहे हैं। और इसी तरह से शादी ब्याह में, सोशल फंक्शंस में भी आप देखते हैं कि सोशल वैल्यूज में, उनके मूल्यों में गिरावट आई है। ठीक है, आप किसी भी फिल्म में चले जाइए तो उसमें भी आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। यानी संवाद आपको वो नहीं मिलेंगे, गीत आपको वो नहीं मिलेंगे। आप आगे बढ़िए, ये जो आपका मोबाइल फोन है, इसका अगर पॉजिटिव प्रयोग होता है, इसके मुकाबले में कोई चीज है ही नहीं। अदरवाइज बच्चों के हाथ में, एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में जलती आग है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आग से जला हुआ हाथ ठीक हो सकता है, लेकिन मोबाइल से जला हुआ जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, गार्जियंस को समझना पड़ेगा, टीचर्स को समझना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा। माता पिता मोबाइल छोड़ते नहीं और बच्चों से छोड़ने की बात करते हो, इसलिए उन्हें दूर होना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आपको आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो आप इन छोटे बच्चों को, युवाओं को ये बता दीजिए कि इसका उपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या। अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान इस संस्कृति को हो जाए, जिसको आप कभी ठीक नहीं कर सकते। कुछ समय के बाद में आंखों की रोशनी कम, कानों से सुनना कम, उसके बाद में यहाँ जो गर्दन, आप घंटों घंटों तक आप एक स्टाइल में बैठे रहते हैं, तो ये सारी बीमारियां WHO कह चुका है कि बहुत जल्द ये बीमारियां बच्चों को पकड़ने वाली। इसलिए समय बदला, आप बदलिए, आप अंग्रेज मत बनिए। मेरा मानना है कि आप अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी हमें आनी चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्ड लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज तो आनी चाहिए। आप 10 भाषाओं सीखिए ना। संस्कृत हमारी हमारी जननी है, संस्कृत आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, राजस्थानी आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए। ये आपका कौशल है कि आपके पास में कितनी विद्वता है, कितनी योग्यता है। हम किसी भाषा के विरोधी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदी को भी एक तरफ कर दें, हमारी मातृभाषा मायड़ भाषा राजस्थानी को भी एक तरफ कर दें और अंग्रेज बने हुए घूमते रहे। ये देश हिंदुस्तान है, इसे अपनी माटी, इसके अपनी संस्कृति, इसके अपने साहित्य, इसको जिंदा रखना पड़ेगा। दुनिया में सबसे पवित्र शब्द माँ माना जाता है। कुछ जिसने इस शब्द को रचा था, जिसने इसकी उत्पत्ति की थी, वो शायद वो एकलव्य होगा। माँ हमें चलना सिखाती है, माँ हमें बोलना सिखाती है, माँ हमें हर वो चीज सिखाती है, प्यार करना, जो भी चीजें है, माँ सबसे पहला शिक्षक हमारा माँ होती है। तो माँ जब बच्चे को ये चीजें सिखाती है तो उसको ये कभी नहीं चाहिए कि मुझे इसके रिटर्न में कुछ चाहिए। माँ हमेशा निस्वार्थ भाव से हमें हर चीज सिखाती है। लेकिन आज जब भी अब्यूज और गलत भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो सबसे पहले माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। माँ शब्द से गाली शुरू होती है, और जो भी गलत चीजें होती है उसमें सबसे पहले माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। सवाल बहुत गंभीर है। हम्म, छोटे बच्चों को देखिए, बड़ों को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, हम्म, जब भी वे 3-5 होंगे हम्म, तो सीधी माँ आएगी। हम्म, वो इसलिए कि बच्चा जन्म से ही माँ के साथ में रहता है और उसका अटैचमेंट जितना माँ से होता है उतना बाप से नहीं होता है। हम्म, सुख में भी माँ है, दुख में भी माँ है। हम्म, बाप उसकी सारी सुविधाएं दे सकता है, हम्म, लेकिन संस्कार वाह, और अपना सब कुछ जो है वो माँ देती है। ठीक है, हम्म, इसलिए माँ के पास में ममता है। और जब ममता को गाली दी जाती है हम्म, तो आप ये समझिए कि कहीं न कहीं संस्कारों में कमी रही है। हम्म, और ये संस्कार धीरे धीरे बच्चों से जा रहे हैं। हम्म, जा इसलिए रहे हैं हम्म, कि पहले टीचर के पास में बच्चों को डांटने का अधिकार था, पुलिस अपराधियों के साथ में कड़क व्यवहार करती थी, हम्म, लेकिन अब वो बंद हो गया।
और जब से ये बंद हुआ है, बच्चा किसी से डरता नहीं। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, वो किसी से डरते नहीं। और आप देखें कि जेलें भरी हुई है, जेलों में नौजवान बैठे हैं। और जब इस देश की पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी अगर जेल में होगी, तो आने वाला समय कैसा होगा? बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। इसलिए माँ माँ और धरती माता, इनके मुकाबले में तो कोई है ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, पहला दर्जा माँ का, दूसरा दर्जा हमारे देश का, भारत माता का। और इनके लिए अगर हमें अपना सब कुछ देना पड़े तो दे देना चाहिए। ये गालियां देने के लिए वो कम पड़ेगा, ये गालियां देने के लिए नहीं है। क्योंकि भारत माता का और अपनी माँ का इतना बड़ा कर्ज हमारे पास, हमारे ऊपर है, जिसे एक जन्म नहीं, सात सात जन्मों तक भी उतारा नहीं जा सकता। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी अगर कोई बात होती है, अगर दे सकते हो तो माँ को सम्मान दो, माँ का अपमान मत करो। एक माँ चार बच्चों को पालती है, दर्द आप देखिए हमारा। एक माँ चार बच्चों को पालती है, शादियां करती है, सब कुछ करती है, लेकिन चार बेटे एक माँ को संभाल नहीं सकते। ऐसे उदाहरण आप देखते हैं, आए दिन देखते हैं। इसका कारण यह है कि समाज में अब वो अनुशासन, अब वो नियंत्रण, जो सामाजिक नियंत्रण होने चाहिए, जो अनुशासन होना चाहिए, वो समाज ने भी अपना धीरे धीरे कम कर दिया है। और इस वजह से सारी चीजें खुली हो गई। अब कहे तो कौन कहेगा, डांटे कौन डांटेगा, समझाएगा तो कौन समझाएगा? क्यों हम अपनी जिम्मेवारियों से बाहर हो रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। और ऐसे में फिर ये जो चीजें निकल रही है वो बेहद खराब होगी। सर, आज के बच्चे धीरे धीरे जनरेशन बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है जनरेशन गैप बढ़ रहा है या पुरानी पीढ़ियों के साथ वो जुड़ रहे हैं वापस? देखिए, जनरेशन गैप की बात जो आपने कही है वो सही है। पुरानी पीढ़ी के लोगों ने जितने सुख नहीं देखे उतने दुख देखे हैं, उतनी परेशानियां, उतनी समस्याएं, उतने संकट और उतनी अभाव देखे हैं। और अभावों में से निकल करके जब व्यक्ति बाहर निकला है, तो उसने बहुत बड़ा अनुभव किया है। लेकिन वर्तमान पीढ़ी को इसका अनुभव नहीं है। और अनुभव नहीं है, इसलिए इनकी सोच अलग है और पुरानी पीढ़ी के लोगों की सोच अलग है। अच्छा, सोच अलग होनी चाहिए, सोच अलग रहनी चाहिए, लेकिन इस सोच के बीच में जो एक गैप बढ़ रहा है वो ठीक नहीं है। तो नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के साथ बैठना चाहिए और उनके अनुभव लेने चाहिए। क्योंकि ठोकर खाने के बाद वो पीढ़ी गिर चुकी है, और ठोकर से गिरने का क्या अंजाम है वो जानते हैं। तो जब आप हमारे पास बैठेंगे और हम आपको अनुभव से बता देंगे, तो मैं सोचता हूँ कि ये ठोकरें इस युवा पीढ़ी को खाने की जरूरत नहीं रहेगी। जानता हूँ आपके पास नॉलेज ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपकी जेब में 70,000 का, 80,000 का, 1 लाख का सेल फोन है। अब नॉलेज है आपके पास में, आपके पास डेटाज है, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान कैसे अंदर लिया जाए वो विज्ञान आपके पास नहीं है। और ये विज्ञान उस पीढ़ी के पास में है, जिन्होंने बहुत सारी विपदाएं सह करके आज जिस पोजीशन में आप हो, इसको लाने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले होंगे। तो गैप है। दूसरी बात, मैं पुरानी पीढ़ी से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि केवल आप इस बात को बार बार जिक्र नहीं करें। हमारे जमाने में, जैसे भिड़े कहते हैं, अरे हमारे जमाने में ऐसा था। तो आपका जमाना अलग था, अब का जमाना अलग है। अच्छा ये है कि पुराने और नए को साथ में जोड़कर एक तालमेली जमाना चलाया जाए, जिसमें बुजुर्गों का अनुभव, वर्तमान पीढ़ी की मेहनत, और इससे जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो बेहतर होंगे। अब छोटे बच्चे तो कहानियों में समझते ही नहीं है।
छोटे बच्चे रील में समझते हैं। रील्स, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स जो आप ज्यादा जानते हैं मेरे से, वो उसमें समझते हैं। वो नहीं जानता दादी की कहानी, वो नहीं जानता नानी की कहानी, क्योंकि कहानियां धीरे धीरे किताबों से भी लुप्त हो रही है। ठीक है ना? तो गैप हो रहा है, पीढ़ियों में अंतराल हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर उसकी छाया और फलों का आनंद लेना चाहिए। और वट वृक्ष को भी ये देखना चाहिए कि मेरे नीचे जो एक पौध पक रही है, वो कहीं इधर उधर तो नहीं हो रही है, उसका फ्यूचर कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है। ये दोहरी जिम्मेवारी है, दोनों पक्षों की जिम्मेवारी। सर, मैंने आपका एक भाषण सुना था। हम्म। शायद आप कहीं किसी स्पीच प्रोग्राम में या कहीं किसी स्टेज मंच पे दे रहे थे, जिसमें आपने कहा था कि आजकल छोटी उम्र के बच्चे, शायद दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे रिलेशंस में आ जाते हैं। जी। लेकिन क्या लगता है कि उस छोटी उम्र में बच्चा रिलेशन के बारे में समझता भी है? अब ये कितना गहरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, जिस अनुभव ने मेरी 75 वर्ष की उम्र को हम्म। हिला के रख दिया। मेरा पोता है, हम्म। और वो बिगनर्स है स्कूल का, हम्म। और 5 साल उसकी उम्र है। 5 साल। 5 साल। अच्छा, वो बिना सेल फोन के खाना खाता नहीं। हम्म। उसको अगर खाना खिलाना है तो फोन देना पड़ेगा। ये केवल इसकी समस्या नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, दुनिया की समस्या है। हम्म। क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, हम्म। और संयुक्त संयुक्त परिवार में इतने लोग होते थे कि बच्चों को खिलाना पिलाना ये बड़े बुजुर्गों की जिम्मेवारी होती थी। हम्म। तो उसकी माँ फ्री होती थी। हम्म। अब चूंकि एकल परिवार ज्यादा हो गए, इसलिए माँ को काम करना है, पिता काम पे चला गया है, तो बच्चे को कौन रखेगा? इसलिए बच्चे को मोबाइल रख रहा है, और मोबाइल ने बच्चे को कस लिया है। अब आप देखिए, एक दिन वो स्कूल से आया, हम्म। उसने मुझे कहा, दादा मैं शादी करूंगा। 5 साल का बच्चा है। हम्म। उसने मुझे कहा कि मैं, दादा मैं शादी करूंगा। हम्म। मैंने कहा मैं भी चाहता हूं कि तू जल्दी बड़ा हो जा, तो इस उम्र में मैं अपने पोते की शादी करके देख लूं। उसने कहा नहीं, मैं शादी करूंगा। मैंने कहा इस उम्र में? हम्म। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा किससे करेगा? चौंक मत जाइए। उसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड से। 5 साल का बच्चा जो कुछ नहीं जानता लेकिन बहुत कुछ जानता है। आपने जो रिलेशन की बात की है, हम्म। मैं शॉक्ड। हम्म। उसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड से। तो मैंने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? उसने कहा मेरी क्लास में। हम्म। इतने में उसकी दादी आती है। हम्म। दादी ने कहा बेटा, स्कूल में भाई और बहन का रिश्ता होता है, हम्म। तो वो जल लड़कियां है, वो तुम्हारी बहन है। हाँ। उसने कहा नहीं, एक लड़की है, वो मेरी बहन नहीं है, हम्म। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैं उससे शादी करूंगा। आप इतना बड़ा चैनल चला रहे हो, हम्म। अगर मेरी उम्र में होते तो आप कितने सब पा जाते। हम्म। ये पीढ़ी कहाँ जा रही है? ये सारा का सारा, मेरा एक दोहिता है, हम्म। वो जब भी आता है पिस्तौल लेता है कि नाना मार दूं आपको। ओ। वो सीधी पिस्तौल पर ही बात करता है। ये हम्म। पिस्तौल कहाँ से आई? ये इंटरनेट। गर्लफ्रेंड कहाँ से आई? रील्स। ये रील्स कहाँ से आई? ये इतना बड़ा बिगाड़ है, हम्म। जो बच्चों के बचपन को तो खत्म ही कर रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी खत्म कर रहा है। हम्म। सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट्स की, जबकि छोटे बच्चे रिलेशनशिप में आ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं 5 साल में। तो सर, कहीं ना कहीं आजकल के बच्चों को दुनिया से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना घर वालों से फर्क पड़ता है, कि घर वाले क्या कहेंगे, दुनिया भले ही उसके बारे में क्या सोचे क्या समझे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन घर वाले उससे कहते हैं, अगर वो दुनिया में अगर ताने सुन रहा है, घर पे आकर भी वो ताने सुनता है, तो उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि हाँ शायद मैं ही हूँ ऐसा है। तो
क्या घर वालों का कितना महत्व रहता है उसकी संस्कारों में, उसकी चीजों में? ये जो आपने अभी बात की, एक छोटी उम्र में बच्चे की जो सोच है, इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है? अगर घर वाले चाहे, माता पिता चाहे, तो बहुत कुछ बदल सकते हैं छोटी उम्र से। आप बदल सकते हैं। हम्म। इसके लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम्म। आप बच्चे के सामने 6 घंटे मोबाइल चलाएंगे, हम्म। बच्चा 2 घंटे चलाएगा। चलो। आप उसे मना नहीं कर सकते। हम्म। इसके लिए जरूरी है कि आप धार्मिक सीरियल देखें, आप सामाजिक सीरियल देखें। लेकिन सामाजिक सीरियल भी आजकल ऐसे आते हैं जिसमें 1 सेकंड में तलाक होता है, 1 सेकंड में प्यार हो जाता है, 1 सेकंड में जुदाई हो जाती है। क्या तमाशा है ये! सोची समझी साजिश के तहत हम्म। कुछ लोग इस देश की संस्कृति को खत्म करने के लिए इस तरह के एपिसोड बना रहे हैं, ताकि इस देश की संस्कृति, ये प्लान्ड वे में है। हम्म। बाहर से उन्हें पैसा मिलता है और उनको यही कहा गया है कि इंडियन कल्चर को खत्म कर दीजिए। हम्म। जब यहाँ एक इस बात देश की अगर आप बात करें, इंडस्ट्रीज, जो मूवी इंडस्ट्रीज है, वो खत्म कर रही है अपनी संस्कृति को। बिल्कुल कर रही है। आप देख लीजिए, हम्म। हमारे जितने भी हिंदू देवी देवता हैं, किस तरह से उनका प्रेजेंटेशन होता है। हम्म। उन लोगों को सोचना चाहिए कि आप आग में हाथ डाल रहे हैं। सबके अपने देवी देवता हैं। हम्म। इसलिए इस देश का कल्चर है कि आप अपने को बड़ा रखिए, लेकिन दूसरे के देवी देवताओं को छोटा मत समझिए। आप अपनी जाति को अच्छा मानिए, लेकिन दूसरे की जाति को भी गाली मत दीजिए, उसे भी कम कम मत आंकिए, क्योंकि इस देश में सब बराबर है। हम्म। इसलिए जो ये कुछ हो रहा है इंडस्ट्री में, ये सोची समझी साजिश है। आप पिछले 15 वर्षों की फिल्में उठा के देख लीजिए। हम्म। कहाँ है दीपावली, कहाँ है होली के गीत, कहाँ है रक्षाबंधन के गीत, कहाँ है गणेश जी की पूजा का गीत? हम्म। यानी ये सारी चीजें, और पुरानी फिल्मों में अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीजें मिलेगी। हम्म। हर ओकेजन पर आपको मिलेगा। हमारी संस्कृति के गाने मिलेंगे, हमारी संस्कृति की चीजें मिलेगी। आजकल ये बिल्कुल हटा दिया गया है। तो आजकल हिंदू, मैं बात किसी धर्म की नहीं करूंगा, कोई भी फेस्टिवल होता है अपने देश में, आप होली दीपावली कुछ भी करो, लेकिन वहां पे नृत्य सिस्टम चलता है, नाच गाना चलता है, और लेकिन वो गाने शायद हमारी संस्कृति से रिलेटेड नहीं रहते, फिर भी वो, क्या, पहले अगर कोई फेस्टिवल होता था, कोई त्योहार होता था, तब हमारे बुजुर्ग उस धर्म में उस त्योहार को मनाने के लिए किस तरह से रीति रिवाजों से उसको मनाते थे, क्या वो आज है? आज के समय में मैंने तो नहीं देखा सोचा है। रीति रिवाज मर्यादाएं, हाँ। ये समाज है, हम्म। ये देश है। हम्म। जहाँ रीति रिवाज है, हम्म। जहाँ मर्यादाएं हैं, वहां संस्कृति जिंदा है। पुरानी पीढ़ी में संस्कार ऐसे मिले थे, इसलिए वो चीजें जिंदा थी। हम्म। आप देखिए अब दीपावली का कितना क्रेज है, हम्म। होली पर कितना क्रेज बचा है। हम्म। अक्षय तृतीया को देखिए, किसानों का पर्व है, कितना क्रेज बचा है। यानी धीरे धीरे हम्म। ये पर्व त्योहार तो हो रहे हैं कम। हम्म। ठीक है। और वैलेंटाइन डे, भगवान जाने कैसे कैसे डे, ये जो डे है, ये अंधकार के दिन है। ठीक है। आप खुशियां मनाइए, आप त्योहार मनाइए, लेकिन उनकी भी अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए, हमारी संस्कृति के अनुरूप होने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को हम बता सकें कि हमारा कल्चर कैसा था। दीपावली अगर कोई देखता है, हम्म। विदेशी तो यहाँ आते हैं होली खेलने के लिए। अपने कल्चर को देने वाली, हमारे हमारे कल्चर। कल्चर को, इस देश के कल्चर को जिंदा रखने के लिए जैसलमेर के थार फेस्टिवल में आते हैं, डेजर्ट फेस्टिवल में आते हैं और एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ के ये लोक गायक मंगनियार लंगा विदेशों में जाकर के और बहुत बड़ा नाम कमा करके आ गए, हम्म। लेकिन हमने कभी इन्हें उतना सम्मान नहीं दिया जितने ये योग्य हैं। हम्म। पूरी दुनिया इनका सम्मान करती है, और जब ये गाते हैं तो इनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, हम्म। वो सम्मान देते हैं। दुनिया तो हिंदुस्तान की ओर आ रही है,
और हिंदुस्तान के कुछ लोग बाहरी संस्कृति को अपना रहे हैं। कुल मिलाकर के इससे बचना चाहिए, इससे बचाना चाहिए। पर्व सबके होते हैं, परमात्मा सबके होते हैं, देवी देवता सबके होते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छाई के लिए, मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए बात की, इसलिए वो सबके हैं। और जो सबका है उसको सबको मानना चाहिए। सर, संस्कृति की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, अगर किसी हर एक चीज को आखिर में ले जाके हम अगर युवा से कनेक्ट करते हैं, यहाँ आज का यूथ है, ज्यादातर यूथ आजकल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है। तो आज का 12th क्लास का बच्चा आज नेता बनने के ख्वाब देखता है, जबकि उसने राजनीति ढंग से पढ़ी भी नहीं, ठीक है, फिर भी वो अपने आप में उस लाइन में खुद को ढालना शुरू कर देता है। लेकिन फिर बात करते हैं, आपने पहले कोटा की बात की थी, वहाँ पे करोड़ों सैकड़ों बंदे जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, आईआईटी नीट्स, प्रेशर रहता है शायद फैमिली का उन पे, तो चले जाते हैं। लेकिन आजकल जब यंग एज के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनमें सुसाइड होने के केस बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़ गए। क्यों? क्या कोचिंग सेंटर्स में कमी रह गई है, या उनकी पढ़ाई में कमी रह गई है, या फिर माता पिता का जो प्रेशर है, या फिर जो रिलेशंस है, इसके चक्कर में भी काफी यूथ है जो ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं। देखिए, डिप्रेशन, सुसाइड जो है, आत्महत्या जो है, ये महापाप, ये अपराध है। और इससे कोई कोई समाज, कोई दर्शन और कोई आपका धर्म ग्रंथ इससे अच्छा नहीं, ठीक। लेकिन ये जिंदगी के समाप्ति की एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये पोजीशन क्यों आती है? देखिए, हर हर विद्यार्थी ये चाहता है, और उसके माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा इतना परसेंट रिजल्ट लाए, बच्चा कामयाब हो, इसलिए बच्चे पर प्रेशर। इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा निकले, इसलिए इंस्टीट्यूशन का प्रेशर। और उसके बाद में अगर तीसरा प्रेशर जो है, मैं आपको कह रहा हूं, बच्चा ये सोचता है कि अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। ये जो अनआइडेंटिफाई प्रेशर है, जो आपको और हमको दिखता नहीं है, वो जानता है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मुझे माँ बाप क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूशन क्या कहेगा, यार दोस्त क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। ये एक ऐसा नहीं दिखने वाला अदृश्य प्रेशर है। तो बच्चा तो पूरे प्रेशर, युवा सारे प्रेशर में है। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि रिजेक्शन कहाँ नहीं होता। दुनिया में आप दौड़ते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही पहले कदम पर आ जाए। आ जाते हैं, आ सकते हैं, और 10 बार भी ना आकर के 11वीं बार आ जाते हैं। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया कि आपकी आवाज रेडियो के लिए अनुकूल नहीं है। लता जी जब गाने गई और उनका जब पहला गाना सुना गया, तो उन्हें कहा गया कि आपकी आवाज बहुत पतली है, महीन है, और ये आवाज लोग लाइक नहीं करेंगे। सचिन तेंदुलकर को ये कहा गया कि आपकी हाइट बहुत कम है, और इतनी छोटी हाइट में आप किस तरह से छक्के मार लेंगे। ऐसा एक नहीं, सैकड़ों लोगों के साथ में हुआ। लेकिन वे डिप्रेशन में नहीं गए, उन्होंने आत्महत्या का नहीं सोचा। उन्होंने कहा प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और प्रयास ही व्यक्ति को उसके मुकाम तक ले जाता है। बस जरूरी यह है कि प्रयास सही दिशा में होने चाहिए, और उसके लिए आपको गाइड की जरूरत है। तो गाइड माँ बाप भी हो सकते हैं, गाइड आपके गुरु भी हो सकते हैं, गाइड आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। और इस तरह के ये पॉडकास्ट के इंटरव्यू जो है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए सुसाइड करना ये जिंदगी का मकसद नहीं है, ये जिंदगी का हल नहीं है। आप अगर एक बार कामयाब नहीं होते हैं, दूसरी बार नहीं होते हैं, तीसरी बार नहीं होते हैं, हारिए मत। जो व्यक्ति चलेगा उसे मंजिल मिलेगी। इसलिए
आप ये समझिए कि इस बार नहीं, अगली बार हमारा होगा, होके रहेगा। और आपका अगर मॉरल टूट गया, आपका कॉन्फिडेंस टूट गया, तो आप आगे कभी जिंदगी में नहीं बढ़ सकते। इसलिए सही दिशा में, सकारात्मक सोच के साथ, सही गाइडेंस में चलते रहिए और हिम्मत मत हारिए। रही बात राजनीति की, आपने कहा कि बच्चे राजनीति की बात करते हैं। तो राजनीति में जो मान सम्मान, यश, जो ठाट बाट आप देखते हैं, इसे कौन नहीं चाहता? आप भी तो चाहते हैं कि मैं भी अगर एमएलए हो जाऊं, एमपी हो जाऊं, मंत्री हो जाऊं, तो मेरे भी लोग इस तरह से आगे और पीछे, ये वो, ऐसा कौन नहीं चाहता है? लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा, और आपको आम आदमी का व्यक्ति बनना पड़ेगा। जब लोग चाहेंगे तो आपको कुछ भी बना देंगे। मेहनत होनी चाहिए और सही दिशा में आपके प्रयास होने चाहिए। इसलिए बच्चे अगर सोचते हैं कि हमें नेतागिरी करनी है, तो वो हल्के स्तर की नेतागिरी ना करें, बड़े स्तर की। बड़े स्तर की करें, अच्छी सोच की करें, आम आदमी के लिए नेतागिरी करें, क्योंकि छिछली राजनीति हम्म, ज्यादा समय तक नहीं चलती। हम्म, कुछ समय के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय अगर आपको स्टेज पे रहना है, तो आपको सकारात्मक और अच्छी राजनीति, और मैं सोचता हूं कि अगर अच्छे राजनेता हो जाएं, हम्म, सभी अच्छे राजनेता हो जाएं, तो फिर इस देश का तो वारा न्यारा। आज भी अच्छे लोग हैं, हम्म, बहुत अच्छे लोग हैं जिनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, हम्म। तो हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। सर आपने राजस्थानी भाषा में काफी कुछ लिखा है, मतलब गिन नहीं सकते शायद। तो आपकी सबसे प्रसिद्ध लाइनें जो आज के युवाओं को प्रेरित कर सके शायद। अब देखिए, राजस्थानी में मैंने 3-4 किताबों का अनुवाद किया है। हम्म, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गीता, श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद, हम्म, टीकाएं सैकड़ों लोगों ने, बहुत बड़े विद्वानों ने की है। हम्म, लेकिन महात्मा गांधी जब जेल में थे, हम्म, तो उनके मित्र आनंद ने उनसे कहा हम्म, कि गांधी जी, आप गीता पढ़िए। हम्म, और उन्होंने जब गीता पढ़ी, हम्म, तो उनको कहा गया कि आप इसका ट्रांसलेशन करिए। हम्म, तो महात्मा गांधी ने गीता का ट्रांसलेशन गुजराती में किया। हम्म, वो इंग्लिश में कर सकते थे, हम्म, हिंदी में कर सकते थे, लेकिन वो जानते थे हम्म, कि मैं जहां से हूं, मैं उस भाषा में लिखूं ताकि मेरे लोग उसको पढ़ सकें। इसलिए उन्होंने उसका ट्रांसलेशन गुजराती में किया। मैं गीता का अनुवाद कर सकता था, लेकिन मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आप अनासक्ति योग, जो महात्मा गांधी ने गीता का अनुवाद किया, उस पुस्तक का नाम है अनासक्ति योग। ये मेरे मित्र हैं प्रोफेसर पी के शाह, हम्म, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पे काम करिए। तो मैंने उस अनासक्ति योग का राजस्थानी में अनुवाद किया। हम्म, और आपको बताऊं कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर ने बाबूजी चतर सिंह अनुवाद पुरस्कार हम्म, उस किताब पर मुझे दिया। हम्म, वो काम करने के बाद मैंने ईसरदास जी, ईसरा परमेश्वरा के नाम से, जो डिंगल के बहुत बड़े ख्यात नाम कवि रहे, हम्म, ईसरदास जी, और उनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ है हरिरस। हम्म, हरिरस को राजस्थान में, गुजरात में, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में गीता के समान माना जाता है। हम्म, तो उस हरिरस का राजस्थानी में अनुवाद किया। उसके बाद मेरी एक इच्छा थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविताएं हैं, उनका ट्रांसलेशन किया जाए। तो माननीय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, हम्म, तो मैंने उनसे पत्र लिखा था कि मैं आपकी कविताओं का राजस्थानी में अनुवाद करना चाहता हूँ। ये 2000 के करीब, 2001-2 की बात होगी, उस समय की बात। उस समय की बात है। तो उनकी ओर से जवाब आया कि ये करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कार्य मैंने मेरे मित्र जो हैं उनको दे दिया है। बाद में मुझे मालूम हुआ, अहमदाबाद से एक बहुत बड़े राइटर हैं, एनआरआई, हम्म,
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी की पुस्तक है कविताओं की, आंख है धन्य छे, गुजराती में कविताएं हैं। उसका 25 भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। मुझे कहा कि आप राजस्थानी में कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री जी की उस पुस्तक का मैंने राजस्थानी में अनुवाद किया। उसके बाद अभी जो मैं काम कर रहा हूं, मैंने 2 दर्जन से ज्यादा दुनिया के नोबेल पुरस्कार विजेता जो रहे हैं और जिनकी कविताएं हैं, दुनिया के नोबेल पुरस्कार विजेता जो कवि रहे हैं, उनकी कविताओं का हिंदी और राजस्थानी दोनों में ट्रांसलेशन कर रहा हूं। और हिंदी की इंडिया लेवल की मैगजीन्स में वो छप रहा है, राजस्थानी की पत्रिकाओं में वो छप रहा है। तो अनुवाद किए, उसके बाद में राजस्थानी में किताबें लिखी है, यानी गजलें लिखी है, कविताएं लिखी है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। हिंदी में आप देखिए कि रोशन हो गई रात, क्या बात है, और बिन बादल बरसात, क्या बात है। रोशन हो गई रात, क्या बात है, और बिन बादल बरसात, क्या बात है। कि ये कमरा तो भरा हुआ महिलाओं से, ये कमरा तो भरा हुआ महिलाओं से, बैठी है चुपचाप, क्या बात है। ये कमरा तो भरा हुआ महिलाओं से, और बैठी है चुपचाप, क्या बात है। और रोशन हो गई रात, क्या बात है, और बिन बादल बरसात, क्या बात है। कि गूंगे बहरे लोगों की है ये बस्ती, गूंगे बहरे लोगों की है ये बस्ती, और हो रही है बात। गूंगे बहरे लोगों की है ये बस्ती, और हो रही है बात, क्या बात है। और रोशन हो गई रात, क्या बात है। और युवाओं से एक शेर कह रहा हूं कि लोग कहते दुनिया से वो चला गया, लोग कहते दुनिया से वो चला गया, जिंदा है जज्बात, क्या बात है। जिंदा है जज्बात। इस उम्र में भी अगर हम काम कर रहे हैं तो ये हमारे जज्बात हैं जो हमें जिंदा रखे हुए हैं। और अंतिम आप 2 पंक्तियां देखिए कि एक दूजे के जानी दुश्मन है दोनों, एक दूजे के जानी दुश्मन है दोनों, और मिला रहे हैं हाथ, क्या बात है। और रोशन हो गई रात, क्या बात है, बिन बादल बरसात, क्या बात है। ये तो था हिंदी में। ठीक है। अब एक दो चीजें आपको सुना रहा हूँ राजस्थानी में। कल ही मैंने एक गजल पढ़ी थी एक काव्य गोष्ठी में कि बिना बातरो ए बवाल केड़ो है, बिना बातरो ए बवाल केड़ो है, और जिनरो नहीं जवाब ए सवाल केड़ो है। बिना बातरो ए बवाल केड़ो है, और जिनरो नहीं जवाब वो सवाल केड़ो है। और आप आगे देखो कि नौ ग्रासू वो कदे डरियो कोनी, नौ ग्रहासू वो कदे डरियो कोनी, पूछे राशि फल हाल केड़ो है। नौ ग्रहासू वो कदे डरियो कोनी, और पूछे राशि फल हाल केड़ो है, और बिन बात बवाल केड़ो है, और जिनरो नहीं जवाब सवाल केड़ो है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको सुनाई है। जी 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 जी। अ, बने रहिए ऐसे और रोचक और बहुत शिक्षाविद लोगों के साथ आने वाले पॉडकास्ट के लिए। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बंशीधर जी तात्या का, और जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर, वैसे अपने समय में बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन इन्होंने हमारे लिए बहुत कीमती समय निकाला, क्योंकि वो बातें आप सुन सके, आप जान पाए इसलिए। तो अगर आप इनके साहित्य और इनके
मुंह से भाषा के बारे में ज्ञान चाहते हैं, अगर इनके साहित्य के बारे में सुनना चाहते हैं, तो हम अगले एपिसोड के लिए बने रहिए आर एम एस शो के साथ। धन्यवाद।